तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और हम आज की क्लास में लेके आए हैं आपके लिए 15th फाइनेंस कमीशन। और 15th फाइनेंस कमीशन की पूरी रिपोर्ट आपको वीडियोस में समझाई जाएगी। यहाँ पर एक वीडियो नहीं बल्कि 3-4 वीडियो बनेगी, शॉर्ट वीडियो बनेगी, लेकिन उन 3-4 वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन डिटेल में 15th फाइनेंस कमीशन की पूरी रिपोर्ट अच्छे से समझा दी जाएगी। और ये रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, या फिर चाहे आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, 15th फाइनेंस कमीशन अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, पूरी रिपोर्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन। तो सुनिए, इंडिया में ऑलरेडी 14 फाइनेंस कमीशन आज़ादी से लेकर अब तक बनाई जा चुकी है। जो हमारी प्रीवियस 14th फाइनेंस कमीशन थी उसका टाइम पीरियड था 2015 से 2020, और उसी के बाद 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया में लागू हो चुकी है। और आगे आने वाले समय में 16th फाइनेंस कमीशन इंडिया में आएगी। 2026 से इंडिया में 16th फाइनेंस कमीशन लागू हो जाएगी। तो बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो यहाँ पे बोला गया है कि 15th फाइनेंस कमीशन को जो है प्रेसिडेंट द्वारा नवंबर 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब नवंबर 2017 में इसको बनाया गया, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ? एप्लीकेबल हुआ 2020 से। जब टाइम पीरियड खत्म होगा 14th का, उसी के बाद चालू करेंगे ना। तो 2017 में इसको बनाया गया, लेकिन ये एप्लीकेबल 2020 से हुआ। आगे बोलते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है जी? उनका नाम है मिस्टर NK सिंह। ये क्या है? ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसमें 2 रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की गई। जी हाँ, ये आपको मैंने अपने इससे पहले के लेक्चर के अंदर बताया था, एक बार अगेन सुन लो। नॉर्मली फाइनेंस कमीशन बच्चों बनती है 5 साल की, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो फाइनेंस कमीशन के टाइम पीरियड को बढ़ा भी सकता है। और इसी तरह हुआ कुछ 15th फाइनेंस कमीशन में। 15th फाइनेंस कमीशन की 2 रिपोर्ट पेश की गई। सबसे पहली रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन की पेश की गई 2020-21 के लिए, इट मींस 1 साल की। तो 15th फाइनेंस कमीशन पहले केवल 1 साल चली, 2020 से 21 तक। उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन को अगेन रिन्यू किया गया और फिर उसको 5 साल के लिए लाया गया, 2021 से 2026। तो देखा जाए 15th फाइनेंस कमीशन की 2 रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2। रिपोर्ट 1 1 साल की है, रिपोर्ट 2 5 साल की है। तो ओवरऑल 15th फाइनेंस कमीशन जो है 6 साल तक चलेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो नॉर्मली फाइनेंस कमीशन 5 साल तक की होती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकता है, जैसा कि 15th फाइनेंस कमीशन में किया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि 15th फाइनेंस कमीशन में 2 रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की गई। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 2020-21 के लिए थी कि 2020-21 में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशन जो है होनी चाहिए। 2020-21 में इट मींस क्या, 1 साल की रिपोर्ट पेश की गई। और इसको कब पेश किया गया? तो उसको पार्लियामेंट में टेबल किया गया। टेबल का मतलब होता है पार्लियामेंट में पेश करना। तो उसको फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में पेश किया गया और ये रिपोर्ट 1 साल की थी। उसके बाद अगले ही साल फरवरी 2021, ये क्या लिखा है 2020, अगले ही साल फरवरी 2021 में अगेन पार्लियामेंट में जो है फाइनल रिपोर्ट या फिर क्या सेकंड रिपोर्ट पेश की गई अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि 5 साल की थी, 2021 से 2026। तो 15th फाइनेंस कमीशन 1 साल और ये 5 साल, बोले तो 6 साल तक जो है देश में चलेगी। ठीक है, इस समय देश में जो है सेकंड रिपोर्ट लागू हो चुकी है, जो कि 2021 से 26 के बीच चल रही है। फर्स्ट रिपोर्ट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो फर्स्ट रिपोर्ट देश में नहीं चल रही। अब देश में 15th फाइनेंस कमीशन की सेकंड रिपोर्ट या फिर
फाइनल रिपोर्ट जो है देश के अंदर इस समय एप्लीकेबल है। इतनी बात समझ में आ गई? जी हाँ, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा समझो, हम जो भी रिपोर्ट पूरी पढ़ने वाले हैं 15 फाइनेंस कमीशन की, अगर मैं आपको जो एक बार शो करूं तो मेरे पास रिपोर्ट की पीडीएफ भी है, डाउनलोड्स, और ये रही, यस, ये 15 फाइनेंस कमीशन की आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि रिपोर्ट समरी, रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन 2021-26। तो हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन की ये फुल रिपोर्ट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है। तो पूरी की पूरी रिपोर्ट हम आपको जो है डिटेल में पढ़ाएंगे, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो भी हम जो है क्लासरूम में करवाएंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी रिपोर्ट हमको विद टेबल समझनी है, एंड डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। थोड़ी मुश्किल है बट आसान मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अगर देखा जाए तो उस पूरी रिपोर्ट को बच्चों 5 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तो पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन बने कि 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर एक मतलब लिखो, तो आपको लिख के आना है, या फिर ये बोले 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, तब भी आपको लिख के आना। तो रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बने या की रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन बने, तब भी ये बातें करनी है। अब बताऊं, सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा वर्टिकल डिवोल्यूशन, फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, फिर ग्रांट्स इन एड, फिर फिस्कल रोड मैप, एंड फिर अदर रिकमेंडेशन। जब 1 2 3 4 5 बातें पढ़ लेंगे तब 15th फाइनेंस कमीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा वर्टिकल डिवोल्यूशन की और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की, और उसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी, ठीक है। तो एक लेक्चर में खत्म नहीं करूंगा, बिकॉज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा टाइम जाएगा, एक लेक्चर में खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आगे आने वाले लेक्चर में 15 फाइनेंस कमीशन आपकी पूरी की पूरी अच्छे से रिपोर्ट की रीडिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जरा समझते हैं कि वर्टिकल डिवोल्यूशन या फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता क्या है। तो मेरी बात सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है और फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, क्या बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देगी बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। जरा समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई, सबसे ऊपर कौन है, सॉरी, सबसे ऊपर कौन है जी, सबसे ऊपर है भैया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनके नीचे कौन है जी, उनके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की बातें करें तो एक थोड़ी है, बहुत सारी है। जैसे कि मान लो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मान लो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट, और भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है। अब मेरी बात सुनो, सेंट्रल से गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाएगा, इट मीन्स ऊपर से जो पैसा नीचे आया, ऊपर से जो पैसा नीचे आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया बच्चों, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बच्चों बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स है, उस टैक्स का कितना % स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन। अगर मैं बात करूं डेटा की, तो 15th फाइनेंस कमीशन के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टोटल टैक्स का इस बार केवल 41%, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टोटल टैक्सेशन का इस बार केवल 41% ही स्टेट गवर्नमेंट को देगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपए नेट प्रोसीड आए, और लास्ट क्लास बताया था नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स क्या होता है, जब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिला, तो जितना भी टैक्स मिला वो सब नहीं बांटती, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिला उस टैक्स कलेक्शन में से सबसे पहले सरकार माइनस करेगी, क्या बताओ, उस टैक्स कलेक्शन में से सबसे पहले गवर्नमेंट माइनस करती है टैक्स कलेक्शन करने में जो खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 112 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ टोटल, लेकिन 112 करोड़ के टैक्स प्राप्ति में से बेटा मान लो 9 करोड़ रुपए जो है टैक्स कलेक्ट करने में खर्च हो गए। जब टैक्स कलेक्ट करने जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, इनको तनख्वाह पे करनी पड़ती है, इनको सैलरी पे करनी पड़ती है, तो 9 करोड़ रुपए इन पे खर्च हो गए। उसके बाद बच्चों सेस होता है, सरचार्ज होता है, ठीक है। जो बच्चे इनकम टैक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा सेस और सरचार्ज कुछ होता है, और सेस और सरचार्ज पैसा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो मान लो कि 2 करोड़ रुपए का सेस हुआ, 1 करोड़ का मान लो क्या हो गया, सरचार्ज हो गया। तो बताओ अगर 112 करोड़ में से 112 करोड़ के टैक्स कलेक्शन में से 9 करोड़ माइनस कर दूं, 2 करोड़ सेस, 1 करोड़ सरचार्ज, तो कितना बचा जी, बचा 100 करोड़। और इसी 100 करोड़ को बच्चों बोलते हैं नेट प्रोसीड। क्या बोलते हैं इसको, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स। तो ये वाला पैसा बढ़ता है, ये वाला पैसा बढ़ता है सेंट्रल और स्टेट के बीच, ना कि ये वाला। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये 100 करोड़ बटेगा। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने आ गए, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने हैं, 100 करोड़ रुपए है। अब इस 100 करोड़ का कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो बात करूं 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 41% पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 100 करोड़ में से 41% दैट इज 41 करोड़ कहां चला जाएगा, 41 करोड़ चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और बचा हुआ कितना बच गया, 59 करोड़ कहां रहेगा, ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब बात सुनो आगे। अब 41 करोड़ भी तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच बटेगा। 41 करोड़ तो सभी स्टेटों के लिए मिला के है। अब इस 41 में से बेटा मान लो कि 8 करोड़ किसको मिला, यूपी को, ठीक है बेटा। 5 करोड़ मान लो एमपी को मिला, गुजरात को बेटा मान लो 1 करोड़ मिला, बेटा बिहार को मान लो 2 करोड़ मिला, ऐसे ही अलग अलग स्टेट को और मिलेगा। तो जब हम स्टेट के बीच बात करेंगे कि किस स्टेट को कितना मिला, इट मींस अब बात कर रहे हैं सेम लेवल की। ये स्टेट सब क्या है, सेम लेवल पे, कि कितना मिला इनको, आपस में कितना मिला इनको, आपस में कितना मिला। जब बात करें सेम लेवल की, तो बच्चों उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। तो सेंट्रल से स्टेट के बीच जो बंटवारा होगा उसको बोलेंगे वर्टिकल डेवल्यूशन, और स्टेट के बीच आपस में जो बंटवारा होगा, स्टेट के बीच आपस में जो बंटवारा होगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। होपफुली समझ में आ गया होगा, और ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि सारा का सारा पैसा नहीं बढ़ता टैक्स में से, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स कलेक्शन, सेस और सरचार्ज माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो पैसा ही जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच बांटा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो वापस नोट्स पे आ जाओ। तो देखो, अगर आपको नोट करना है तो ये चीज, अगर आपको नोट करनी है तो भैया आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए वापस हम नोट्स पे आते हैं। अब जरा देखो, आराम से पढ़ो, लेकिन समझ समझ के पढ़ो, भगाने वाला काम नहीं है, आराम से पढ़ो बट समझ समझ के पढ़ो। अब क्या लिखा है, तो लिखा है द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स। डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स का मतलब वही नेट प्रोसीड वाला, कि वो टैक्स जो डिविजिबल है। 112 करोड़ डिविजिबल नहीं था, 112 करोड़ डिविजिबल नहीं है, ये 100 डिविजिबल है। इट इज कॉल्ड डिविजिबल पूल। ये वो जिसको बांटा जाएगा, ये है डिविजिबल पूल। समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, बोलता है कि अगर बात करें 15 फाइनेंस कमीशन की, तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है कि 41% पैसा ही, केवल 41% पैसा ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को बांटा जा रहा है फॉर द 5 ईयर पीरियड, कि 5 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा। ये पैसा सरकार जो है 5 साल तक यूज करेगी। कौन से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को 5 साल तक यूज करेगी, स्टार्टिंग 2021-22 की। पहले 2021-22 के अंदर बांटा गया, तो क्या आपको पता है कि वास्तव में 5 साल नहीं है, वास्तव में 6 साल है। और 15 फाइनेंस कमीशन 6 साल के लिए है। तो 21-22 जो उसकी फर्स्ट रिपोर्ट का टाइम था, सॉरी फर्स्ट रिपोर्ट का टाइम ये नहीं था, तो 21-22 से जो है, मतलब फर्स्ट ईयर क्या हो गया 21-22,
फिर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। इट मीन्स क्या, 26 तक के लिए ये पैसा रहेगा। 21-22 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर ये मिलेगा, फिर 22-23 में, 23-24 में। तो कुल मिला के 5 साल तक इनको 41% पैसा खर्च करना है। आगे बोलता है दिस इज लेस देन द 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। एक बात छोड़ो, बताओ क्या जो ये लाइन लिखी समझ में आ गई? जी ये लाइन कह रहा है कि 5 साल के लिए जो पैसा बटेगा उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी कि 2021-22 में कुछ मिल जाएगा, फिर 2022-23 में कुछ मिल जाएगा, फिर 2023-24 में कुछ मिल जाएगा, फिर 2024 से 25 में कुछ मिल जाएगा, और फिर 25 से 26 में जो है कुछ पैसा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ठीक है, कितने हो गए? ये आपके 1 2 3 4 5 हो गए। तो 41% पैसा ये जो है आपको 5 साल के लिए खर्च करना है। और जो उससे पहले था 2020 और 21 वाला जो केवल 1 साल की रिपोर्ट थी, तो उसकी कहानी अलग है। उसका जो पैसा मिलना था वो मिल भी गया और वो खत्म भी हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, अब जो मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, अब मैं जो भी बात कर रहा हूं, अब मैं उस 1 साल वाले टाइम पीरियड की बात नहीं करूंगा। अब मैं बात जो भी करूंगा, देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अब हम जो बात करेंगे 2021 से 26 के टाइम पीरियड की बात करेंगे। जो 1 साल का टाइम पीरियड था उसकी रिपोर्ट आ भी गई थी, वो टाइम पीरियड निकल भी चुका है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो अब केवल 21 से 26 इस 5 साल से मतलब है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा हूं कि 20-21 वाला जो था अब उसे खत्म करो। अब ये 41% पैसा केवल इन 5 साल के लिए है। समझ में आ गया? अब वही ऑब्वियसली बात है ना कि सरकार 5 साल का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को एक बार में तो नहीं देगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को एक बार में दे देगी? नहीं देगी ना, टुकड़ों में देगी। तो ये बोलता है कि स्टार्टिंग कहां से होगी? 21-22 से, फिर अगले साल कुछ, अगले साल कुछ, अगले साल कुछ, कुल मिला के 41% जो है पैसा स्टेट गवर्नमेंट को बांटा जाएगा। अब आगे बोलता है कि दिस इज लेस देन द 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर 2015-20। तो इससे पहले वाला फाइनेंस कमीशन था 14th फाइनेंस कमीशन, बच्चों वहां पर 42% शेयर था, इस साल घटा के 41% कर दिया। अब क्वेश्चन ये कि जब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 42% पैसा देती थी, तो अब केवल 41% क्यों दे रही है? तो अब केवल 41% दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर की वजह से। भैया क्यों? तो मेरी बात सुनो, यहां पे लिखा हुआ है कि जो 1% की एडजस्टमेंट की गई है, वो 1% की एडजस्टमेंट जो है जम्मू और कश्मीर की वजह से की गई है। क्योंकि अब आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट ने जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया है, तो वहां पे कुछ चेंज आए हैं, और उस चेंज आने की वजह से अब जो लद्दाख है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया गया है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या बन गया? ये न्यू यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बन गया। अब जब से ये क्या बना है? नई यूनियन टेरिटरीज। और आपको पता होना चाहिए यूनियन टेरिटरीज पर खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। अब जैसे ही एक नई यूटी बन गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या बन गया? एक नई यूनियन टेरिटरी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा वहां पर भी करना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा अब नई यूनियन टेरिटरीज पर भी करना पड़ेगा, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अब तुम थोड़ा पैसा कम लो, बिकॉज हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, हमारी एक यूटी यूनियन टेरिटरी बढ़ गई है, हमको वहां भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए अब तुम थोड़ा पैसा कम लो। तुम पहले 42% पैसा ले रहे थे, अब तुम केवल 41% पैसा लो, बिकॉज हमको भी खर्चा करना है, हमारे भी खर्चे बढ़ गए हैं, हमको भी इस नई यूनियन टेरिटरी को चलाना है, जिसकी वजह से 1% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को कम दिया जा रहा है। समझ में आ गया? यह था क्या आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में केवल इतनी सी ही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला। अच्छा, पेपर में यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन को आपस में कंपेयर करो। तो हम कंपेयर कर तो रहे हैं, मैं आपको साथ साथ कंपेयर करवाता रहा हूं कि पहले क्या था,
42% और अब क्या रह गया 41%। और ये तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है कि 13th फाइनेंस कमीशन में तो काफी कम था 32%, 12th में और भी कम था 30.5%, 11th में और भी कम था 29.5%। ये बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन 14 से 15 में एंटर हुए तो बस 1% हो गया माइनस ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड योर वर्टिकल डेवोल्यूशन। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात अगर करें हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की, तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में टाइम जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। और पेपर में 8-8, 10-10 नंबर में केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन पूछे गए हैं, 8-8 नंबर में, 10-10 नंबर में, अगर थ्योरी वाला पेपर है तो वर्टिकल डेवोल्यूशन तो छोटा सा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन बड़ा है और इसको समझने में टाइम जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब है कि अब इस 41 करोड़ को कैसे बांटा जाए अलग अलग स्टेट के बीच। सेंट्रल से स्टेट को तो 41 मिल गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अब फाइनेंस कमीशन के सामने अब एक सवाल ये भी है ना कि अब इस 41 करोड़ में से हम कितना पैसा यूपी को दे, कितना पैसा बिहार को दे, कितना पैसा गुजरात को दे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक मुद्दा है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन ने हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन ने 6 वेरिएबल्स, क्या बोला मैंने, 6 वेरिएबल्स का यूज किया, 6 मेजर्स का यूज किया और उन 6 मेजर्स और वेरिएबल के माध्यम से हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किया जाता है। वो 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा। और देखो, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, वो 6 वेरिएबल्स की जो बात है वो इस रिपोर्ट के अंदर भी है। देखो, ये जो है पूरी बनी हुई है टेबल, जहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स की बात की गई है और इसी टेबल को मैं आपको जो है ये यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझो लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मींस एलोकेशन ऑफ टैक्सेबल रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट, कि जो भी टैक्सेबल वाला, जो भी टैक्स वाला पैसा आया स्टेट गवर्नमेंट के पास, अब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच, स्टेट्स अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बीच उन्हें कैसे एलोकेट करना है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। और यहां पर बोला गया है कि भाई साहब 6 वेरिएबल्स हैं, इन 6 वेरिएबल्स के आधार पर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किया जाता है। और वो 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इनकम डिस्टेंस, उसके बाद नंबर 2 पे एरिया, नंबर 3 पे पॉपुलेशन 1971, जिसको अब हम लोग डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, नंबर 4 पे पॉपुलेशन 2011, नंबर 5 पे फॉरेस्ट कवर, जिसको अब हम फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कहते हैं, और नंबर 6 पे आखिरी टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। इन 6 वेरिएबल्स के माध्यम से हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किया जाता है। अब होता कैसे, तो मेरी बात समझो, अब एक एक को समझने का प्रयास करो। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इनकम डिस्टेंस की। ये इनकम डिस्टेंस क्या होता है, ये इनकम डिस्टेंस क्या होता है, और फिर ये डेटा क्या शो कर रहे हैं, मैं इन डेटा को भी समझाना चाहूंगा। सबसे पहले समझो इनकम डिस्टेंस क्या होता है। तो इंडिया में वो स्टेट जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है, इंडिया में वो राज्य जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है। तो मान लो कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि हाईएस्ट इनकम स्टेट, सबसे ज्यादा इनकम वाला राज्य, बेटा मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कौन सा है, महाराष्ट्र है, कि महाराष्ट्र का जीडीपी, महाराष्ट्र की इनकम सबसे ज्यादा है। और मान लो एज्यूम कर लिया मैंने 1 करोड़ रुपए। मैं लेता हूं छोटे डेटा ताकि समझ में आ जाए, वैसे लाखों में होता ही है कि 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे होगा, बट मैंने क्या बोला 1 करोड़ रुपए, ताकि समझ में आ जाए। भाई हम छोटे लोग हैं, हम डाउन टू अर्थ वाले लोग हैं, तो हम एग्जाम्पल भी लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब भैया महाराष्ट्र की कितनी इनकम है, 1 करोड़। अब मान लो दूसरी ओर एक सेकंड राज्य, मैंने बोला गुजरात। अब गुजरात की इनकम बेटा मान लो कितनी है, 50 लाख। ठीक है, मैंने बोला बिहार, बेटा बिहार की मान लो इनकम कितनी है, मान लो मैंने बोल दिया एग्जाम्पल है भाई साहब, क्या बोल दिया, 40 लाख। तो वो स्टेट जिसकी इनकम सबसे ज्यादा है उसको कंपेयर करो अपनी स्टेट से, और उनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं इनकम डिस्टेंस। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में मान लो किसकी इनकम है, महाराष्ट्र की कितनी, 1 करोड़।
अब बाकी सभी राज्य अब अपने देश, अपने स्टेट की इनकम को महाराष्ट्र की इनकम से कंपेयर करेंगे, बिकॉज महाराष्ट्र की इनकम क्या है, सबसे ज्यादा। तो गुजरात ने कंपेयर किया तो चला पता कि भाई साहब 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। बिहार ने कंपेयर किया, चला पता कि भाई साहब 60 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है महाराष्ट्र और बिहार के बीच। तो जो डिफरेंस आया उसी को बोला इनकम डिस्टेंस। अब सरकार चाहती क्या है, सरकार चाहती है ये इनकम डिस्टेंस ना हो, ये इनकम डिस्टेंस ना हो, ये इनकम का गैप ना हो, देश में इक्वालिटी रहे, देश में समानता रहे। तो सरकार क्या करेगी, अब सरकार स्टेट के बीच पैसा कैसे बांटेगी, तो वो स्टेट जिनका इनकम डिस्टेंस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक स्टेट बेटा और ले ली, मान लो यूपी ले ली, और मैंने बोल दिया कि यूपी की इनकम कितनी है, 20 लाख है। अब बताना महाराष्ट्र और यूपी गैप कितना है, 80 लाख। इट मींस क्या, यूपी में गैप सबसे ज्यादा है। तो अब वो स्टेट जिनका गैप सबसे ज्यादा है कि यूपी तो भाई बहुत नीचे है और महाराष्ट्र बहुत ऊपर है, तो यूपी को पैसा मिलेगा ज्यादा। यस, फाइनेंस कमीशन कहता है कि जिसका इनकम डिस्टेंस ज्यादा उसको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, ताकि सभी राज्यों के बीच एक इक्वालिटी बनी रहे, ताकि सभी राज्यों के बीच जो है समानता बनी रहे। तो स्टेट के बीच पैसा कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहला इनकम डिस्टेंस के आधार पे पैसा बांटेंगे। जिसका इनकम डिस्टेंस ज्यादा उसको पैसा मिलेगा ज्यादा। तो यूपी काफी नीचे है, महाराष्ट्र काफी ऊपर है, इनका इनकम डिस्टेंस 80 लाख है, तो यूपी को सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी ज्यादा। बिहार का इनकम डिस्टेंस कम है, 60 लाख। इट मींस क्या, ज्यादा असमानता इनइक्वालिटी नहीं है, तो बिहार को थोड़ा पैसा मिलेगा कम, गुजरात को थोड़ा पैसा मिलेगा और कम। तो उन राज्यों को पैसा मिलेगा ज्यादा जो काफी गरीब है, एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। समझ में आ गया। सो पहला जो है क्राइटेरिया होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने उनका लिखा है मैंने मीनिंग भी, ये है यहाँ पे इनकम डिस्टेंस। क्या लिखा है कि इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ग्रॉस स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट की स्टेट का जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट जीएसडीपी। इट मींस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे अमीर देश का जीडीपी और किसी भी पर्टिकुलर राज्य का, सॉरी सबसे अमीर राज्य का जीडीपी और अपने राज्य के जीडीपी को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो उन्हीं के बीच के गैप को इनकम डिस्टेंस कहते हैं। आगे बोलता है मेंटेन इंटर स्टेट इक्विटी, कि अब सभी राज्यों की भी समानता रहे, सभी राज्यों की इनकम सेम हो, कोई राज्य अमीर या गरीब ना रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेट विद लोअर पर कैपिटा इनकम, वो स्टेट जिनकी इनकम कम है, वुड बी गिवन अ हायर शेयर, उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी ज्यादा। समझ में आ गया। तो इनकम डिस्टेंस वाला पॉइंट समझ में होपफुली आ गया होगा। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा है डेटा। अब वो डेटा क्या है, तो यहाँ पे लिखा है 45। यहाँ पे बच्चों 45 का मतलब 45%। यहाँ पे 45 का मतलब क्या है, 45%। अब इस 45% का मतलब है कि इस 45% का मतलब है कि जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, उसमें से 45% पैसा, उसमें से 45% पैसा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, अपने इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। 41 करोड़, अब 41 करोड़ बांटना है किसके बीच, अलग अलग राज्यों के बीच। तो अब 41 करोड़ का, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आ जाऊं, अब मैं यहाँ पे आता हूं। अब जो 41 करोड़ है ये किसके बीच बांटना है जी, 41 करोड़ बांटना है अलग अलग स्टेट्स के बीच। अब होगा ये 41 करोड़ का जो 45% है, 41 करोड़ रुपए का जो 45% है, वो 45% बच्चों बांटा जाएगा पैसा इनकम डिस्टेंस के अनुसार। वो 41 करोड़ का 45% पैसा बांटा जाएगा इनकम डिस्टेंस के अनुसार। ऐसे ही अलग अलग इस पूरे के पूरे पैसे का अलग अलग परसेंटेज अलग अलग वेरिएबल के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, तो जो कि पहले का था 14th फाइनेंस कमीशन में ये 50% था, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में घटाकर इसको 45% कर दिया। भाई पेपर में ये भी आता है 14th और 15th को आपस में कंपेयर करो,
तो मैंने कंपेयर भी कर रहा हूं, ठीक है। होपफुली इनकम डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड वेरिएबल है एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग भी पैसा बांटा जाता है। अब जरा देखो क्या लिखा है, ये रहा एरिया। यहां क्या बोलता है, यहां बोलता है द लार्जर द एरिया ग्रेटर इज द एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग कंपेरेबल सर्विस। अब ऑब्वियस ही बात है, जिस राज्य का एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर खर्चे भी ज्यादा होंगे, वहां पर सर्विस भी देनी पड़ेगी ज्यादा, जिसके लिए उस राज्य को पैसा मिलेगा ज्यादा। अब देखा जाए एरिया वाइज तो पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है। तो एरिया वाइज राजस्थान को पैसा मिलेगा ज्यादा और बाकी राज्यों को पैसा मिलेगा राजस्थान से कम। तो जिस राज्य का एरिया ज्यादा उसको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, ताकि वो वहां पे डेवलपमेंट कर सके और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है इस 41 करोड़ का जो 15% अमाउंट है, अगर हम 41 करोड़ का निकाले 15% तो जो भी आएगा, ठीक है, 41 करोड़ का जो 15% अमाउंट है, ठीक है, ये लगभग 6 करोड़ के आसपास आएगा। तो वो पैसा 6 करोड़ रुपए जो आ गया 15%, बच्चों वो पैसा बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अनुसार अलग अलग स्टेट में बांटा जाएगा। जिस स्टेट का एरिया ज्यादा उसको पैसा मिलेगा ज्यादा, जिस स्टेट का एरिया कम उसको पैसा मिलेगा कम, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा डिटेल में मैं पढ़ा क्या रहा हूं, अभी तो इसके आगे भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बता के भेजूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया वाला भी हो गया। अब यहां पे क्या बोलता है कि एरिया 14 फाइनेंस कमीशन के अंदर भी इसकी वेटेज क्या थी, उसकी वेटेज पहले ही 15% थी और उसकी वेटेज अब भी कितनी है, 15% है। उसकी वेटेज पहले भी क्या थी, 15%, अब भी क्या थी, 15%। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो हम जो है पॉपुलेशन को देखकर भी पैसा बांटते थे। ऑब्वियस बात है, जिस राज्य के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा उसके खर्चे होंगे ज्यादा और फिर उसको पैसा मिलेगा ज्यादा। तो पॉपुलेशन जो है हम 1971 के आंकड़ों के आधार पर बांटते थे। 14th फाइनेंस कमीशन तक 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर हम बांटते थे, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन में हम देख पा रहे हो हमने 1971 की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। 14th फाइनेंस कमीशन में 17.5% पैसा, 17.5% जो भी अमाउंट आएगा वो 1971 की पॉपुलेशन के अनुसार बांटा जाता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, बात वही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया। 1971 की पॉपुलेशन को हमने अब क्या बोल दिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। क्या बोल दिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। और इस चीज को हमने 15th फाइनेंस कमीशन में ऐड कर दिया। तो ये चीज यहां पे आ गई है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के नाम से। अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हमें क्या देखना है, हमें देखो यहां तो हम बात करते पॉपुलेशन की, यहां पर हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन की कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसको पैसा ज्यादा। लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में कुछ अलग चीज है। और अलग चीज क्या है, तो यहां पे अलग चीज ये है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अंदर क्या देखते हैं, तो ये देखिए क्या लिखा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अंदर लिखा हुआ है इट इज द रिवार्ड फॉर द एफर्ट मेड बाय स्टेट इन कंट्रोलिंग देयर पॉपुलेशन। मतलब क्या है, ये कह रहा है जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम, जिस स्टेट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कह रहा है जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम, इट मींस वो स्टेट अच्छा काम कर रही है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वो स्टेट अच्छा काम कर रही है, वो देश में जनसंख्या कंट्रोल कर रही है। और अगर वो देश में जनसंख्या कंट्रोल कर रही है तो उस स्टेट को इनाम मिलना चाहिए, तो उस स्टेट को पैसा देंगे ज्यादा। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कहता है कि जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सबसे आगे रहेगी उस स्टेट को पैसा मिलेगा ज्यादा, उसका इनाम होगा। और जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, उस स्टेट को पैसा मिलेगा कम, बिकॉज वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे इसे किस प्रकार मापेंगे, तो यहाँ पे बोला है अगर आपको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कंप्यूट करना है तो हम यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेशियो के माध्यम से इसको मापा जाएगा। और ये टोटल फर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेशियो का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। अगर एक महिला, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज की,
कि मान लो यूपी के अंदर एक महिला एवरेजली 3 बच्चों को जन्म देती है, और मान लो केरला में एक महिला केवल 2 बच्चों को जन्म देती है। इट मींस क्या, केरला पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अच्छा है एज कंपेयर टू यूपी। केरला की फर्टिलिटी रेशियो अच्छा है, वहां पे केवल 2 है, वहां पे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और यूपी में 3 है, वहां पे ज्यादा हो रहे हैं। तो केरला को पैसा मिलेगा ज्यादा, ये उसका इनाम है केरला का, बिकॉज उसने पॉपुलेशन कंट्रोल करी, और यूपी को पैसा मिलेगा कम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बोलता है स्टेट विथ लोअर फर्टिलिटी रेशियो विल बी स्कोर्ड हायर इन दिस क्राइटेरिया, कि वो स्टेट जिनका फर्टिलिटी रेशियो कम रहेगा, कि केरला कम है केवल 2 है और यूपी का ज्यादा है 3 है, तो केरला को पैसा मिलेगा ज्यादा और यूपी को पैसा मिलेगा कम। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर भी जो है पैसे को स्टेट्स के बीच बांटा जाता है। ठीक है, तो ये 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर ही ऐड किया गया है, उससे पहले नहीं था। और 12.5% टोटल पैसे का 12.5% जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जो 12.5% अमाउंट है उसको जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के माध्यम से स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद बच्चों पॉपुलेशन 2011, पॉपुलेशन 1971 को क्लोज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन पॉपुलेशन 2011 को रखा कंटिन्यू। पॉपुलेशन 2011, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट रिप्रेजेंट द नीड ऑफ द स्टेट टू अंडरटेक एक्सपेंडिचर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू इट्स रेसिडेंट, कि एक देश की पॉपुलेशन उस देश के खर्चे को बताती है, मैं अगेन बोल रहा हूं देश नहीं राज्य, एक राज्य की पॉपुलेशन उस राज्य के खर्चे को बताती है। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा, उस राज्य का खर्चा होगा ज्यादा, तो उसको पैसा मिलना चाहिए ज्यादा। तो 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार हम पहले 10% जो है खर्च किया करते थे, अब इसकी वेटेज बढ़ाकर 15% कर दी है, कि जो भी पैसा आएगा उसका 15%, दैट इज इस 41 करोड़ का 15% जो है पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट्स के बीच बांटा जाएगा। पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट्स के बीच जो है बांटा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर पहले था जो कि अब नहीं है, फॉरेस्ट कवर पहले था जो कि अब नहीं है। अब बच्चों क्या आ गया, फॉरेस्ट कवर के स्थान पे आ गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। और यहां बोला गया है कि द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इन द एग्रीगेट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट, द शेयर ऑन दिस क्राइटेरिया इज डिटरमाइंड। यहां बोला गया है डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब घने जंगल। जिस राज्य के पास घने जंगल ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू सभी राज्य, ऑल द स्टेट, जिस राज्य के पास सभी राज्य के अपेक्षा घने जंगल ज्यादा होंगे उनको पैसा मिलेगा ज्यादा, और जिस राज्य के पास एज कंपेयर टू सभी स्टेट घने जंगल कम होंगे उनको पैसा मिलेगा कम। तो यहां पर वही बात जब बोली गई है कि फॉरेस्ट कवर पहले का था 7.5, लेकिन मैंने बोला इसका भी नाम चेंज कर दिया, और क्या कर दिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जो कि अब कितना है 10%। तो 10% पैसा मिलेगा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पे। तो बोले तो 41 करोड़ का 10% जो बंटवारा होगा F&E, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पे होगा। और आखिरी पॉइंट की बात करें तो आखिरी पॉइंट है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, जो कि इसी कमीशन में ऐड किया गया है, पहले नहीं था, और इसकी वेटेज है 2.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब सरकार ने एक बात और बोली। सरकार ने बोला जो राज्य टैक्स कलेक्शन करने में अच्छा रहेगा, तो इस राज्य का टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, जहां पे अच्छे एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि उस राज्य का घाटा कम हो, उस राज्य में टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो। तो जो राज्य टैक्स कलेक्शन करने में आगे बढ़ेगा, अच्छा टैक्स कलेक्ट करेगा, देश को, अपने राज्य को अच्छे से चलाएगा, जिस राज्य का घाटा कम होगा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा, उस राज्य को सरकार रिवॉर्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर पैसा देगी ज्यादा। तो 2.5% अमाउंट जो है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट के नाम पर भी जो है अब 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर स्टेट को दिया जाएगा।
जो कि हमारे ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कि क्या बोलता है, दिस क्राइटेरिया हैज बीन यूज्ड टू रिवॉर्ड स्टेट विद हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। जिस स्टेट की टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगी ज़्यादा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा ज़्यादा, उसको पैसा मिलेगा ज़्यादा, और बाकियों को पैसा मिलेगा कम। तो 6 वेरिएबल है जिनके माध्यम से हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन किया जाता है, जिनके माध्यम से अलग अलग स्टेट को पैसा बांटा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे आपका 2.5% जो पैसा है किसको मिलेगा जी, वो मिलेगा आपके टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट के नाम पे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको जो है बताता हूँ इसके आगे और क्या होता है। तो सुनो, इसके आगे की कहानी क्या होती है। तो अब जरा मेरी बात को सुनो। अब मान लीजिए अगर मैं निकालूं कि 41 करोड़ है कितना, 45%, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 41 करोड़ का 45, दैट इज 18.45 करोड़। ऐसे ही मैं निकालूं 41 करोड़ कितना 15%, तो ये आपका आ जाएगा 6.15 करोड़। ऐसे ही 41 का 12.5%, 41 का साढ़े दैट इज 5.125 करोड़। फिर 41 का 15% निकालते हैं, अगेन वही आ गया 6.15 करोड़। और फिर 41 का 10% दैट इज 4.1 करोड़। और 41 का 2.5% दैट इज 1.025 करोड़। अब मेरी बात को समझो। अब क्या होगा, ये हो गया 41 करोड़ का बंटवारा कि इनकम डिस्टेंस के आधार पे इतना बांटेंगे, एरिया पे इतना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे इतना, पॉपुलेशन पे इतना, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे इतना, और टैक्स पे इतना। अब क्या होगा, अब सुनना बहुत ध्यान से, अब क्या होगा, अब ये 18.45 करोड़ जो है अलग, अब ये 18.45 करोड़ रुपए जो है ये अलग अलग स्टेट के बीच बांटा जाएगा। जिस स्टेट की इनकम ज़्यादा, सॉरी जिस स्टेट की इनकम कम, उसको पैसा ज़्यादा। तो मान लो कि बिहार की इनकम, एज्यूम कर लो बिहार की इनकम सबसे कम है, तो बिहार को मिलेगा 18.45 करोड़ का सबसे ज़्यादा शेयर बेटा मान लो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर बेटा मान लो यूपी आ गया, फिर बेटा मान लो आपका एमपी आ गया, फिर बेटा मान लो गुजरात आ गया। तो अब क्योंकि बिहार सबसे गरीब है तो बिहार को पैसा मिलेगा सबसे ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लो कि 18.45 करोड़ में से बिहार को दे दिया 5 करोड़, तो यूपी को उससे कम मिलेगा बिकॉज यूपी की इनकम थोड़ी ठीक है बिहार से, बेटा मान लो इसको मिल गया 4 करोड़। बेटा मान लो एमपी को थोड़ा और कम मिलेगा, बेटा मान लो उसको मिल गया 2 करोड़। तो इसमें क्या होगा, इनकम डिस्टेंस के लिए 18.45 करोड़ बच गए। अब इस 18.45 करोड़ को जो है इनकम के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। 18.45 करोड़ में से सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलेगा जो स्टेट सबसे गरीब है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ऐसी बात करें एरिया की तो 6.15 करोड़ रुपए जो है अब बटेगा एरिया के आधार पे। और बात करें एरिया की तो एरिया पे नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान। 6.15 करोड़ का सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा राजस्थान को। उसके बाद अगला राज्य, फिर अगला, फिर अगला। ऐसी बात करें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की तो जिस राज्य की डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सबसे अच्छी तो 5.125 करोड़ का सबसे ज्यादा शेयर उस राज्य को, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसी प्रकार यह भी होगा पॉपुलेशन। अब मान लो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तो 6.15 करोड़ का जो शेयर है यूपी को नंबर 1 पे मिलेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट राज्य, फिर नेक्स्ट राज्य, फिर नेक्स्ट राज्य, ऐसे ही यहां भी आपका चलता रहेगा। तो ये हम जो है 6 वेरिएबल्स के बीच की अपने पूरी की पूरी इनकम को पहले 6 अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट दिया और फिर अब इनको जो अलग अलग राज्यों में बांटा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा बांटा जाता है। और इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। होपफुली समझ में अच्छे से डिटेल में आ गया होगा, ठीक है।
तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि 45% वेटेज इनकम डिस्टेंस की है, 12.5% परफॉर्मेंस की है डेमोग्राफी वाले की, 15% पॉपुलेशन की है, 15% एरिया की है, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और 2.5% टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। इट मीन्स क्या, यही सारी बातें जो है मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख दी। तो पेपर में अगर क्या आ जाए हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, तो होपफुली आप उसको भी अच्छे से लिख के आ जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता क्या है, यहाँ पे आपको मैंने जो है ऐसे ये डिटेल में आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के बीच पैसा बांटा जाता है। तो आज के लिए मैं बस केवल इतना ही पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में मैं देखो हमारा क्या क्या हो गया जी, रिपोर्ट के अनुसार हमने वर्टिकल पढ़ लिया, हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रांट्स इन एड के बारे में और बाकी बातों के बारे में, ठीक है। तो आगे आने वाली कुछ वीडियो में 15th फाइनेंस कमीशन की पूरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।